नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। क्या आपने कभी सोचा था कि जम्मू कश्मीर का कोई मुद्दा उत्तर प्रदेश पर असर डाल सकता है? अगर आपने सोचा है कि नहीं डाल सकता तो आप गलत हैं। कैसे, यह भी जरा आप समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम पार्टियों के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग का असर यूपी में भी साफ नजर आ रहा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मीटिंग को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा कि सीधे पीएम नरेंद्र मोदी के स्तर पर जम्मू कश्मीर के संबंध में वहां के 14 लीडर्स बैठक अगर कर रहे हैं तो ये एक ठीक पहल है। मायावती के इस बयान को यूपी में 2022 में चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले मायावती का बीजेपी की तारीफ करते हुए पोस्ट करना किस तरफ इशारा करता है, इस बात का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। तो मायावती के बयान के मायने जानने की कोशिश अगले 1 घंटे की चर्चा में आज हम करेंगे। साथ ही यूपी में चुनाव के मद्देनजर मायावती की तारीफ से कितने नए समीकरण बन सकते हैं, इसको भी आज हम समझेंगे और जरूर इसकी पड़ताल करेंगे। सब कुछ समझने की कोशिश आज हम यहां पर चर्चा में करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से यहां पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर मायावती ने अगर ट्वीट किया है तो उसके जरिए तमाम अब जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये बता रहे हैं कि इससे एक नया समीकरण उत्तर प्रदेश में बन सकता है। जम्मू कश्मीर की मीटिंग को लेकर मायावती ने यहां पर तारीफ की है। पीएम की मोदी की कोशिशों के समर्थन में मायावती ने ट्वीट किया है। नेताओं के साथ बैठक को मायावती ने पूरी तरह से ठीक करार दिया है। इनका कहना है कि इस तरह की पहल स्वागत योग्य है और मायावती ने जम्मू कश्मीर में स्थिति को जल्द बहाल करने की सलाह भी दी है। मतलब इनका संकेत यही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है कि अगर पूर्ण राज्य हो जाता है तो समय पर चुनाव हो पाएंगे और वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं वापस से बहाल हो पाएंगी। अभी जिस तरह से संवैधानिक नियमों के अनुसार वहां पर शासन चलाया जा रहा है, उससे इतर अगर वहां पर विधानसभा चुनाव होंगे तो ये पूरे राज्य के लिए ठीक होगा। साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना भी एक तरह से ठीक होगा और इसमें पहल करने की सख्त जरूरत है। तो ये मायावती ने यहां पर ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। अब इस तारीफ के मायने उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत सारे निकाले जा रहे हैं। लगातार यहां पर राजनीतिक गुरुओं का यह कहना है कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही मायावती बीजेपी को समर्थन दे सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से 2022 के चुनाव में समीकरण बहुत ज्यादा बदल जाएंगे, क्योंकि अगर 20 से 25 सीटें भी मायावती के खाते में आ जाती हैं, अगर बसपा के खाते में आ जाती तो निश्चित रूप से 2022 में किंग मेकर की भूमिका निभाई जा सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है, इसके पीछे की पूरी वजह है। आपको बताएं कि बीजेपी को लेकर माया का रुख क्या है। विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी के मामले में वो सॉफ्ट रही और मायावती कई बार बीजेपी की तारीफ पहले भी कर चुकी हैं। बीजेपी को लेकर मायावती का रुख अक्सर नरम ही देखा जाता रहा है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मायावती के अंदर है और बीजेपी का साथ वो 2022 में दे सकती हैं। विधायकों की बगावत पर बीजेपी की समर्थन की बात कही थी और विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को वोट करने की बात कही थी। तो इस तरह की बातें लगातार पहले भी सामने आ चुकी हैं और मायावती कई बार पहले बीजेपी की तारीफ कर चुकी हैं। अब ये जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर इस समय देखा जाए तो बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस यही क्रमशः पार्टियां हैं जो कि अपनी बहुमत के हिसाब से, अपने रसूख के हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल इस समय रखती हैं। अगर सपा और बीजेपी दोनों को किसी को पर्याप्त यहां पर बहुमत नहीं मिलता है तो फिर मायावती की भूमिका अहम हो जाएगी। एक किंग मेकर की भूमिका मायावती निभा सकेंगी 2022 में और इसीलिए अगर उन्होंने बीजेपी के समर्थन में कोई बयान दिया, अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, प्रधानमंत्री की तारीफ की है, तो निश्चित रूप से यह कयास लगाए जाने चाहिए कि क्या मायावती 2022 में बीजेपी को सरकार बनाने में मदद दे सकती हैं या किसी तरह का गठबंधन कर सकती हैं, और अगर ऐसा करती हैं तो दूसरी पार्टियों के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और इस तरह से यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इस पूरी खबर का विश्लेषण किया जाए। तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे हम यहां पर जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मायावती के साथ गठबंधन का कोई यहां पर एक तरह से जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया जा रहा है, या मायावती जानती हैं कि 2022 में अगर हम अधिक सीटें नहीं ला पाएं तो हमारे पास भी सत्ता पक्ष में बैठने का क्या विकल्प हो सकता है। किसी एक मजबूत पार्टी को सीधा समर्थन देना बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लगातार जो उनकी खाई थी वो अभी तक भर नहीं पाई है और जिस तरह से विधायकों ने बगावत की, उनको सस्पेंड किया गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद से मायावती और नाराज हो गई हैं। उनका यही साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं पार्टी में सेंध लगाई जा रही है। उसके चलते मायावती की दूरियां समाजवादी पार्टी से और बढ़ी हैं और बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस भी लगातार बसपा को लेकर अभी भी मौन है, कोई सीधा हमला बसपा पर नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस ने भी यह साफ तौर पर संकेत दे रखा है कि वो भी गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं तैयार रहेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी
जिस तरह से पूरी मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रही है, तो निश्चित रूप से समीकरण बहुत ही अलग उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं। यह भी देखना दिलचस्प होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि दो बहुत बड़े मिथक टूटेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा मिथक है अब तक का कि पिछले 30 सालों में ऐसी कोई सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनी जो कि अगली बार रिपीट हुई हो, मतलब एक कार्यकाल पूरा करके दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको चुना हो, ऐसा नहीं हुआ। अगर बीजेपी वापस से चुन के आती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर, तो पहला मिथक ये टूटेगा। ये इतिहास में अपने आप में एक नई बात होगी। साथ ही नोएडा आने की बात को लेकर आप सभी जानते हैं कि किस तरह से जो भी मुख्यमंत्री रहे वो नोएडा नहीं आते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि जो भी नोएडा आता है उसकी सीट चली जाती है। तो अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतते हैं तो ये भी एक मिथक टूट जाएगा। तो ये दो मिथक टूटेंगे अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव बीजेपी लड़ती है, तो निश्चित रूप से होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से विपक्ष में जो सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी के रूप में है वो सपा, बसपा और कांग्रेस, तीनों ही इस समय दम भर रहे हैं। तीनों का यह कहना है कि हम बहुमत के साथ आएंगे और 300 प्लस सीटें लाएंगे। बीजेपी ने भी अपना विजन बिल्कुल साफ कर दिया है कि 300 से अधिक सीटें उसको लानी है। और मायावती की इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना बहुत अहम हो जाता है। अभी से ही सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश यहां पर राजनीतिक गुरुओं ने शुरू कर दी है। उनका कहना है कि अगर बसपा बीजेपी के पक्ष में रहती है तो निश्चित रूप से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अगर दलित वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ तो निश्चित रूप से बहुत मुश्किल हो जाएगा दूसरी पार्टियों के लिए कि वो बीजेपी को हरा पाएं। तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर तैयारी की जानी चाहिए। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, एक बार मैं पहले आपको उनसे रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। शुचि विश्वास है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सतीश प्रकाश है हमारे साथ, बीएसपी समर्थक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और साथ ही विपिन शर्मा है, प्रवक्ता है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले राघवेंद्र जी आपके पास आते हैं। मायावती जी ने तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो क्या यह मान लिया जाए कि निश्चित रूप से जब 2022 का चुनाव होगा तो बसपा आपके साथ होगी, और इसका सीधा सा मतलब यह है कि दलित वोट बैंक भी आपकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। आप अब इससे कितने आशान्वित हुए हैं, या आप अभी भी ये मानकर चल रहे हैं कि नहीं, अगर बसपा साथ नहीं देती तो भी हम चुनाव जीत जाएंगे? सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि मायावती जी ने किस विषय को लेकर माननीय योगी जी की तारीफ की। उन्होंने तारीफ की कश्मीर समस्या को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से, किस सूझबूझ से उसके जो लोकतंत्र वहां पर कायम किया जाए उसको लेकर के कश्मीर के राजनीतिक दलों की एक बैठक की। हमें लगता है उत्तर प्रदेश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सभी लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री के इस कदम की भूर प्रशंसा करनी चाहिए। जो मायावती ने जो ये कदम उठाया वो निश्चित रूप से कुशल राजनेता को इसी प्रकार करना चाहिए। दलगत राजनीति अलग होती है, आलोक जी, लेकिन जहाँ राष्ट्र हित, समाज हित समाहित होता है वहां पर हर राजनेता को इसी प्रकार से बात करनी चाहिए, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री की तारीफ भी करनी चाहिए खुले मन से। और दूसरा विषय, आप जैसे ये कह रहे हैं हमारी सरकार जो हमारी जो पार्टी है वो अलायंस करती है या नहीं करती, देखिए हमारे तो दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो हमारे मुद्दे पर राष्ट्र हित की बात को लेकर, सबका साथ सबका विकास और सबसे विश्वास के नारे को लेकर के और उत्तर प्रदेश की विकास की बात करेगा, उसके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहे। जी, तो आप ये भले ही अभी इसको आप खुल के आप ना बोलना चाह रहे हो, लेकिन जानते तो आप भी हैं कि अगर मायावती ने तारीफ की है तो निश्चित रूप से इसका सीधा सा फर्क उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। शुचि विश्वास हमारे साथ हैं। शुचि विश्वास जी, जिस तरह से दो धड़े हैं इस समय पूरे देश में, जो एक ये चाहते हैं कि जो पहले की व्यवस्था थी वो बहाल कर दी जाए, और एक धड़ा ऐसा है देश में जो चाहता है कि 370 को हटाने के बाद जो पूर्ण राज्य बनाने की बात की जा रही है उसको स्वायत्त बनाया जाए। तो एक धड़ा इसकी बात करता है। कांग्रेस लगातार इस पक्ष में रही है कि कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला के बयानों से कांग्रेस की आवाज मिलती हुई नजर आई। आपको क्या लगता है कि मायावती ने अगर प्रधानमंत्री की तारीफ की है तो 2022 के चुनाव में कांग्रेस के अगेंस्ट जा सकती हैं क्या मायावती? जी के बारे में कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। याद होगा नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने जो ऑडियो वायरल किया था, तो किस प्रकार की बात हो रही थी, हमारे पहले को याद करिए, पत्थरों इमारतों को याद करिए। तो वो जो उनका चारित्र चेहरा है, वो जानती हैं कि अगर वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि वो डासना जेल में स्वयं हो कागज पत्थर के साथ। तो प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो पहले दलित की बेटी थी, अब दौलत की बेटी है। तो वो वही कर रही है जो उनके चरित्र के अनुरूप है।
लेकिन जहां तक सवाल कांग्रेस का है तो मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए जो इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, जो 45 वर्षों की जो ये ऐतिहासिक बेरोजगारी है और 70 वर्षों की जो गिरावट है और पैंडेमिक की मिस हैंडलिंग के नाम पर सरकार जो डेटा मैनिपुलेशन और हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है, अगर हम उत्तर प्रदेश को ही देखें तो 7 गुना ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट बने हैं और सरकार मुंह भी नहीं छुपा रही है कि भाई कैसे ऑक्सीजन की कमी और वेंटिलेटर के अभाव में लोगों की मृत्यु हुई। तो ये विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार वही कर रही है जो 22 के चुनाव के मद्देनजर ध्रुवीकरण को इजाफा करे। तो इट्स जस्ट समथिंग जिससे कि चीजें पोलराइज हों और जो एक्चुअल इश्यूज हैं उनसे राजनीतिक दल और लोग जो है वो डाइवर्ट हो जाएं और वो सरकार के फेल्योर्स पर बात ना करें। तो ये ऐसी चीजें हैं मेरी नजर में। तो यहाँ पर हमारे साथ सतीश प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से इन्होंने अभी साफ तौर पर कह दिया कि पहले वो दलित की बेटी थी, आज मायावती जी दौलत की बेटी हो गई हैं, इसलिए प्रधानमंत्री की तारीफ की जा रही है, अब उनका एजेंडा ही चेंज हो चुका है। आप इस पर क्या कहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की, क्या इसको 2022 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जाए कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं? और जिस तरह से कांग्रेस अब लगातार मायावती जी पर भी पर्सनल टिप्पणी यहाँ पर भी की गई, आप इसको कैसे लेते हैं? सुची विश्वास जी किस तरीके की टिप्पणी करेंगे, ठीक है ना, ये इनका अपना नजरिया हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये कांग्रेस का नजरिया है तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है ना। और सुची विश्वास जी, आप शायद दलित मूवमेंट को जानते नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जो है ना, एक दलित मिशन भी है। हम वृंदावन में भी रह करके राधे राधे की बात नहीं करते, वहां अम्बेडकरवादी लोग आते हैं, जय भीम के नारे लगते हैं हमारे। और पिछले जिला पंचायत का चुनाव शायद आपने देखा नहीं है, उसी वृंदावन में जो है, उसी मथुरा में तमाम सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। दूसरी बात देखिए, अभी कांग्रेस क्या कहती है, बीजेपी क्या कहती है, सपा क्या सोचती है, हमारा इससे मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, उसको चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ना है, उसको चुनाव कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर स्टेट में बहुजन समाज पार्टी का एक संगठन है। हम विधानसभा लोकसभा चुनाव हर स्टेट में लड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं, आपको शायद पता नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में भी हमने 5 सीटें विधानसभा की जीती हुई है। आज भी हमारा तमाम संगठन खड़ा है। और अगर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी कोई प्रक्रिया जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होती है, हमने 370 को लेकर के बाबा साहब ने खुद संविधान सभा में कहा था, ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि 370 को लेकर के बाबा साहब ने जो संविधान सभा में कहा था कि 370 नहीं होना चाहिए, लेकिन कश्मीरी ओनली फॉर कश्मीरी, ये कांग्रेस का नारा हो सकता है। किसका था? कश्मीरी पंडित का था। नेहरू जी की क्या मजबूरियां रही? हमारा 370 को लेकर के आज भी बीजेपी के ऊपर ये आरोप है कि जिस प्रक्रिया के तहत और जिस तरीके से उसको हटाया, उसमें कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों की भावनाओं भी समाहित होती तो ज्यादा बेहतर होता। 370 का समर्थन हमने कभी नहीं किया, लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि अगर भारत की लोकसभा, हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और अगर लोकसभा के अंदर ऐसा कोई बिल आया है जिसमें 370 खत्म हुआ है, वो भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर वहां की जनता, वहां के तमाम लीडर, वहां की तमाम पार्टियां, इसमें कांग्रेस भी है, उसने भी ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी को अब वहां ऐसा समय हो गया है कि अगर वहां चुनाव होते हैं, वहां जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है भाई, वहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, लोगों की सरकार लोगों के द्वारा चुनी जानी चाहिए, तो तानाशाही व्यवस्था तो होनी नहीं चाहिए। अब कश्मीर के हालात चेंज हो चुके हैं, और अगर वहां के इसका पूर्ण राज्य का दर्जा अगर सरकार मान लेती है ना, और वहां विधानसभा चुनाव होता तो क्या दिक्कत है? इसका स्वागत किसी को भी होना चाहिए, या इसका विरोध कर दे, या इसको आप कैसे जोड़ देंगे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव आपने कह दिया बड़ी आसानी के साथ कि हमारे 7 विधायक जो सपा के साथ जो संपर्क में है, हमने 2 साल पहले उनको इसलिए निकाला और तमाम सपा के समर्थन से अंतर्गत हमारा आपका सहयोग रहा। लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा ना कि अगर उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था तो हमने उनको निकाला, हम उनको निकालेंगे, 100% निकालेंगे। तो ये तरीका कहीं ना कहीं गलत तरीके से है। और उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। जिस बीजेपी की बात आप कर रहे हैं, उससे पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 40 और 50 के बीच में रही है। तो आप इतना हल्का मत मानिए। और पिछले अगर आप ग्राम पंचायत के चुनाव को देखेंगे तो 53% उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के प्रधान है,
48% जिला पंचायत सदस्य है, निकालिए उसको पूरा का पूरा। जानबूझ करके कहीं ना कहीं एक तंत्र है, वो बीजेपी समर्थित तंत्र भी है, वो कांग्रेस समर्थित तंत्र भी है, कि जो जानबूझ करके ऐसी खबरों को हवा देता रहता है कि ताकि बीएसपी की ताकत को कम आंका जा सके। और बीजेपी और वर्सेज एक तथाकथित पार्टी है कि वो उसको सुनाते रहते हैं। हमने पहले ही वादा किया है, हमने इस देश की जनता के साथ वादा किया है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश में अकेले अपने दम पर सरकार बनाएंगे। हम किसी मंदिर की बात नहीं करेंगे, ना हम राम मंदिर की बात करेंगे, ना हम कृष्ण मंदिर की बात करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल की बात करेंगे। मतलब आप फिर ये कहना चाहते हैं क्या सतीश जी, मतलब अगर आपकी सरकार आएगी, मतलब अगर आपकी सरकार आएगी तो मंदिर की फिर बात ही बंद हो जाएगी क्या प्रदेश के अंदर? गलत क्या है इसमें? कोई क्या करता है, सुनिए मैं जवाब देता हूँ आलोक जी। जी देखिए, आस्था एक व्यक्तिगत मैटर है। राजनीति में आस्था नहीं होनी चाहिए, आस्था में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति आस्था मंदिर और मस्जिद जो परिसर है वहां करानी चाहिए, और आस्थावान लोगों को आस्था की बातें करनी चाहिए, आस्थावान लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति सड़क पे होती है, आस्था सड़क पर नहीं आती है, गलत तरीका है बिल्कुल ये। और कहीं ना कहीं जनमानस के मुद्दों को भ्रमित किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, महामारी में अगर महामारी उत्तर प्रदेश में फैली है तो महामारी क्या आस्था देख रही थी, हिंदू देख रही थी, मुसलमान देख रही थी, गरीब देख रही थी, अमीर देख रही थी? आप कैसी बात कर रहे हो, है ना? या राम मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा, या कृष्ण मंदिर बनाने से? आप पहली बात तो जोड़ी क्यों रहे ना फिर दोनों मुद्दों को? कोरोना महामारी को राम मंदिर के बीच में कोई कंपेयर है क्या? नहीं जी, दोनों के बीच में क्या कोई मतलब तुलना की जा सकती है क्या, कि एक तरफ कोरोना महामारी है और एक तरफ राम मंदिर है? दोनों मुद्दे ही बिल्कुल डिफरेंट है। 100%। हमने 14 मेडिकल कॉलेज 2007 से लेकर के 2012 तक 14 मेडिकल कॉलेज बनाए उत्तर प्रदेश में, तमाम पीएचडी बनाई। तो आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज इसलिए बनाए जा रहे हैं कि पैसे की बर्बादी है। आज अगर वो 14 मेडिकल कॉलेज ना होते, अगर वो 14 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में ना होते तो महामारी में क्या असर होता? हम ये कहते हैं, अगर हम सड़क बनाते हैं तो आप कहते हैं दलितों की सड़क है। अरे कितना यमुना एक्सप्रेस के ऊपर दलितों की गाड़ियां जा रही है, आप कैसी बात कर रहे हो? हमने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे बनाएंगे। गंगा एक्सप्रेस वे इसलिए बनाएंगे कि गंगा के किनारे किनारे लोग चलेंगे और साथ साथ गंगा की सफाई भी करेंगे, है ना? लेकिन लोगों ने कहा कि इससे गंगा अपवित्र हो जाएगी। तो ये तरीका और ये नजराना गलत होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी देखिए हमारे राजनीतिक दल के साथ साथ एक सत्ता परिवर्तन हमारा उद्देश्य नहीं है, एक व्यवस्था परिवर्तन भी हमारा उद्देश्य है। एक लोगों की जो बनी बनाई सोच है, जो वीकर सेक्शन के लोगों के प्रति है, कि ये बहुत बढ़िया नहीं हो सकती, ये तरीका गलत है। और हम ये आज भी वादा करते हैं, हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना मोदी जी से सर्टिफिकेट लेते, ना योगी जी से सर्टिफिकेट लेते। तो कहते हैं ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ विपिन जी लगातार जुड़े हुए हैं। विपिन जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। सतीश जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। 2 अप्रैल में 1 लाख दलित जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है आज जेलों के अंदर है, देश के अंदर। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ थोड़ी देर में। बात करोगे हमारे साथ विपिन जी लगातार जुड़े हुए हैं। विपिन जी, एक तरफ मायावती जी तारीफ कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि जिस तरह का कदम उठाया गया सरकार द्वारा वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर सतीश जी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और हम बहुमत हासिल करेंगे, हम किसी का भी सहारा नहीं लेंगे। अब इन दो बातों को क्या एक साथ देखा जाए, या ये माना जाए कि नहीं चुनाव अलग होंगे? 2022 के चुनाव में मायावती ने अगर प्रधानमंत्री की तारीफ की है तो उससे इसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, या ये माना जाए कि अगर कम सीटें आती हैं बीएसपी के पास तो कहीं ना कहीं एक रास्ता भी धीरे धीरे बीएसपी तलाश रही है? आलोक जी, सतीश जी को अपना हक है, अपने विचार रखे उन्होंने, मुझे अपना हक है कि मैं अपने विचार अपने तरीके से रखूं जी। यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने, जो आज की चर्चा भी है कि बहन मायावती ने किस तरह से अपनी तारीफ करी और बोला भी, सुझाव भी दिए कि निश्चित बात है कि यहाँ पर एक नए युग का आगाज होना चाहिए कश्मीर में। और देखिए, एक तीर से 2 निशाने मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहली बात तो कि चुनाव के जब चुनाव होंगे उसके बाद जब नतीजे आएंगे और सीटें बसपा नहीं निकाल पाएगी, और अगर भाजपा सीटें ज्यादा निकाल लेती है और ऐसी स्थिति में कि जहाँ भाजपा को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो वहां पर अगर गठबंधन की सरकार बनानी हो तो वहां के लिए भी एक पहलू तो वो है। दूसरा पहलू ये भी है कि एक दौर हुआ करता था जब बुनियादी मुद्दे विधानसभा के चुनावों में, राज्य के चुनावों में सड़क, बिजली, पानी हुआ करते थे।
अब आप पिछले कई वर्षों की बात करें, खासतौर पे 10 वर्षों से एक नया ट्रेंड उभर के आया है कि जब आप राष्ट्रीय मुद्दे भी विधानसभा के चुनावों में उठाते हैं। हमने पीछे कई चुनावों में देखा, जो राज्यों में चुनाव हुए वहां पर 370 की दुहाई दी गई, वहां पर बोला गया, राम मंदिर की तो बात करी, लेकिन साथ साथ 370 की बात करी। सरकार ने अपना श्रेय लिया कि देखिए हमने इच्छा शक्ति दिखाई। जो पहली सरकारों ने जिस चीज की तरफ उनका ध्यान नहीं गया, हमने 370 पैंतीस से हटाया और एक नया युग का आगाज करा, एक नई सुबह का आगाज हुआ कश्मीर के लिए। जो वहां का युवा गुमराह हो गया था, उनके लिए हमने एक नया कश्मीर पेश करा। क्योंकि इतने सालों से हम लोग देखते आए थे कि कश्मीर तो जो धरती का फर्क कहते हैं जिसको, वो वहां पर मिलिटेंसी का राज था। और आप देखते थे कि कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। हमारा जो पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है, वो कैसे वहां पर टेरर फंडिंग कराता है और काउंटरफेट करेंसी आते हैं, जिसके तहत सरकार मजबूरन उनको नोटबंदी करना पड़ा, नोटबंदी का कदम उठाना पड़ा। वो अलग बात है कि विपक्ष को अपना हक है कि उन्होंने नोटबंदी का दूसरा पहलू उजागर करा। और यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि अगर बहन मायावती की तरफ से यहाँ पर उन्होंने ये बात करी है कि प्रधानमंत्री के, तो वो एक जनता की आवाज है, जनता जनार्दन होती है, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो ये बोलूंगा बतौर विश्लेषक कि यहाँ पर अगर जनता की आप आवाज नहीं समझ पाते कि जनता को क्या चाहिए। जनता बिल्कुल खुश है, जनता चाहती है कि कश्मीर का विकास हो। इतने वर्षों में कहाँ पर्यटन कोई गए हैं वहां पर, जो टूरिज्म को एक फॉरेन एक्सचेंज का भी उससे मजबूती मिलनी थी, आपको अर्थव्यवस्था की भी मजबूती मिलती, लेकिन उसके बजाय यहाँ पर मिलिटेंसी को मजबूती मिली। और आपने देखा कितना जान मान को नुकसान हुआ। और यहाँ पर धरती का सर कहने वाला, धरती का नर्क बना हुआ था इतने वर्षों से। हम लोग रुख करते थे बाकी दूसरी तरफ कि जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी या बच्चों को ले जाना होता था परिवारों को। लेकिन यहाँ पर अब आप समझे कि अगर एक सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है तो वो कोई विकल्प बचता नहीं है कि यहाँ पर अगर आप हवा का रुख समझ रहे हैं कि किस तरफ जा रहा है या तस्वीर सामने क्या बता रही है, तो वही मायावती ने करा। और बिल्कुल ठीक है, उसका स्वागत होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे। अगर प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर पहल हुई है जो स्वागत योग्य है, क्योंकि ये 5 अगस्त को जब से ये 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, उसके बाद ये पहली बैठक है। और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि संवाद की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, ये सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए कि आप समझे कि दरवाजे बंद कर दें, क्लोज डोर पॉलिसी, उससे कोई समस्या का हल या समाधान नहीं निकलने वाला। तो यहाँ पर बहन मायावती ने जो ये एक तारीफ करी है, अपने सुझाव भी दिए, तो ये स्वागत योग्य है। और यही समय की पुकार भी थी, ये समय की पुकार थी। और यहाँ पर अब अपेक्षा यही करी जा रही है कि जो समझ ले, देखिए कांग्रेस का अपना स्वर्णिम इतिहास है। अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी, उनको विचार रखने का हक है, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि इस समय आपकी एक तो जो कूटनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता थी। इतने सालों से हमने देखा कि 370 से किसका भला हुआ, क्या वहां पर विकास हुआ। और यहाँ पर अगर आप वहां का जो एक आम युवा है वो गुमराह हो चुका था, अपने ही हिंदुस्तानी फौज को दुश्मन समझ बैठा था, पत्थरबाज बन गया था। क्या हमारी सोच वहां नहीं जानी चाहिए कि उन माओं का सोचिए कि उनके दिलों पे क्या बीतती होगी। तो वहां पर उनको आप ये समझे कि पत्थर वो मारेंगे फौज पे, तो उनके बाद उनको माफ कर दिया जाएगा। तो निश्चित बात है कि कड़े कदम सरकार की तरफ से भी होंगे, प्रशासन की तरफ से भी होंगे। तो लेकिन अगर जो शह देने वाले हैं वो तो बरी हो जाते हैं, वो तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? जो एक गुमराह या जिसको आप कहते हैं कि एक मासूम आदमी है, उसको आपने गुमराह कर दिया, और तो उसमें आप समझिए कि उनके माँ बाप पे, परिजनों पे क्या बीतती होगी। ठीक है, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार हम आएंगे तो मायावती के इस बयान को भी एक बार हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। और अब इस चीज का भी मंथन यहाँ पर जरूरी है कि अगर 370 के मुद्दे को लेकर यहाँ पर फिर से गर्माहट राजनीति में महसूस की जाती तो क्या इसकी आंच उत्तर प्रदेश की सियासत में महसूस की जाएगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सुश्री विश्वास हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस हैं, सतीश प्रकाश बीएसपी समर्थक है हमारे साथ, और विपिन शर्मा हमारे साथ एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लगातार जुड़े हुए हैं। तो राघवेंद्र जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से लगातार अटकले विपक्ष द्वारा ही जो उनके तमाम बड़े नेता हैं वो बोल रहे थे कि चुनाव से पहले बीजेपी उन मुद्दों को जरूर धार देगी जिससे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया जा सके। अब जिस तरह से कश्मीर के मुद्दे को अब आप फिर से एक बार छेड़ रहे हैं, कितना बेहतर इसका इस्तेमाल आप करने वाले हैं? और अगर दलित वोट बैंक आपके पास आता है, मायावती का अगर आपको समर्थन मिलता है, तो आपको इससे कितना लाभ होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो हमारे विकास के एजेंडे को लेकर के हमारे साथ आएगा।
इसमें मायावती हो चाहे कोई भी हो, हम लोग अपने राष्ट्र हित के मुद्दों को, समाज हित के मुद्दों को लेकर के हमेशा समाज में रहते हैं। उसी विषय को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात आपने ये कश्मीर विषय को लेकर, कश्मीर विषय है और राष्ट्रीय विषय है, और इस विषय को लेकर के हमारी सरकार ने जो केंद्र के घोषणा पत्र रहा है उसमें स्पष्ट लिखा रहा है जो हमारी सरकार बनेगी धारा 370 को हम समाप्त करेंगे। जैसे हमारी सरकार बनी पूर्ण बहुमत मिला, मैंने उसे समाप्त कर दिया। लेकिन मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत गला फाड़ फाड़ के हमारी मैडम चिल्ला रही थी कि हम लोग राष्ट्रीय विषय को लेकर के साथ में रहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का विरोध करते करते राष्ट्रीय विषयों को लेकर के विरोध पे खड़े हो जाते हैं। इनके नेता पाकिस्तान जाकर के समर्थन मांगते हैं। जाके गुलाम नबी आजाद पाकिस्तान गए थे, वहां कहते हैं कि मुझे भारत में सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी चीन में जाकर के एमओयू साइन करते हैं, अभी तक वो उसे सामने नहीं आया उस एमओयू क्या था। राहुल गांधी चीन से चंदा लेते हैं, राहुल गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट में, वो फाउंडेशन ट्रस्ट क्या करता है आज तक ढीला देश के विकास में नहीं लगा है। और जो कांग्रेस के नेताओं ने कश्मीर में हमारी फौज को लेकर के सेक्सुअल वायलेंस तक का आरोप लगाया है। दूसरी बात, हमारी जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कोरोना विषय को लेकर के कहा, एक कोरोना विषय को लेकर के उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, हमें इनसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। देश की सबसे बड़ी संस्था ने उसकी तारीफ कर चुकी है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में ये लोग क्या कर रहे थे, पंजाब में क्या कर रहे थे? पंजाब में 300 रुपए का टीका खरीद करके 1300 रुपए का नर्सिंग। कांग्रेस की रुचि तो आज सबसे ज्यादा ये चीज जानने में है ना कि आप लोग कश्मीर में क्या करने जा रहे हैं। कश्मीर में देखिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए जो जो कदम उठाने पड़ेंगे हम लोग निसंकोच रूप से उठाएंगे। कश्मीर में जो हमारा मुख्य एजेंडा था उसको लेकर के हम लोग जो जितने भी राष्ट्र हित के विषय को लेकर के, कश्मीर के हित के विषय को लेकर के, जनहित के विषय में हम लोग विकास के एजेंडे को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं और वो हमारी प्राथमिकता है। चलिए, अब अगर आप इसका सीधे से अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते, मैं आपसे बिल्कुल मैं सीधा प्रश्न मैं इसमें पूछता हूं कि मान लीजिए जो भी वहां पर नेता हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, अगर वो ये बोलते हैं कि नहीं पहले की स्थिति को बहाल किया जाए, तब आपका स्टैंड क्या रहने वाला है? देखिए, आज ये जो बैठक हो रही है वो गोपनीय बैठक है। थोड़ा सा धैर्य रखिए आलोक जी, चाहे अभी सब कुछ देर में ये सब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, राष्ट्र हित के विषय को लेकर के, विकास के विषय को लेकर के, लोकतंत्र की स्थापना को लेकर के हम लोग किसी भी समझौते को लेकर के नहीं तैयार होंगे। उसमें हमारा जो है मुख्य एजेंडा यही विषय रहेंगे। ठीक है सुशील विश्वास जी, जिस तरह से इनका कहना है कि जो राष्ट्र हित में होगा वही हम काम करते आए हैं और वही काम हम करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो केंद्र की सरकार है वो राष्ट्र हित में काम नहीं कर रही? अगर कश्मीर को लेकर चर्चा हो रही है, कश्मीर में जिस तरह का परिवर्तन किया गया वो क्या राष्ट्र हित में नहीं था? और अगर ऐसा नहीं था तो जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, जनता को आप जाकर क्या समझाएंगे कि जो भी कश्मीर में इस समय मौजूदा परिस्थिति है वो राष्ट्र के हित में नहीं है? देखिए, राष्ट्र हित में राम माधव ने कहा था ना कि महबूबा मुफ्ती के साथ जो सरकार बनाई थी वो राष्ट्र हित में ही बनाई गई थी और फिर राष्ट्र हित में तोड़ दी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी, वो भी राष्ट्र हित में बनाई थी। तो देश विरोधी ताकतों के साथ राष्ट्र हित में जहाँ जहाँ खड़ा होना पड़ेगा। अभी ये लोग इतने बड़े झूठे फरेबी मक्कार हैं और एडवर्टाइजिंग पर इस तरह टिके हैं और इनके लिए राष्ट्र हित का क्या मायने हैं? 70 वर्ष की संस्कृति को जिस तरह ये बेच रहे हैं, रामलला के चंदे पे तो जाएंगे नहीं, डिबेट लंबा हो जाएगा, मैं उत्तेजित करना नहीं चाह रही हूँ। लेकिन सारी संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया और प्रधानमंत्री जी का गुणगान कर रहे हैं। अभी 2 लाख एटीएम्स में उनके पोस्टर लगा के आभार व्यक्त करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से बाकायदा ईमेल भेजकर, जहाँ फुटफॉल होता है, बैंक क्या होते हैं, स्कूल क्या होते हैं, कॉलेजेस क्या होते हैं, हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, ये सब जो एक स्टेट मशीनरी है उसका दुरुपयोग भी आप अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए करते हैं। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में लिया गया चंदा हो, चाहे कॉर्पोरेट के उद्यमियों से लिया गया चंदा हो, चाहे वो जो 68,000 करोड़ माफ किया कॉर्पोरेट वालों को, या फिर वो जो आर्थिक भगोड़े चौकसी और नीरव मोदी जो खड़े थे दावोस के महासम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे, उन सबको अपने अंडर द टेबल सेटलमेंट किया हो और बीजेपी के कार्यालय में चंदा लिया हो। तो जो कंट्री को बेच कर अपने निजी हितों को सिद्ध कर रहे हैं, 2014 के चुनाव के पहले किसी भी टेरिटरी में इनका कार्यालय नहीं था। आज इनकी मजबूत इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि 1400 करोड़ का कार्यालय, किसी भी मीडिया में उसकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन इतनी मजबूत इच्छा शक्ति है कि वही 1.5 साल में बनकर तैयार हो गया।
लेकिन बात वैक्सीनेशन किया है तो पोलियो ड्राइव तो इनको याद नहीं है, सिर्फ क्रेडिट का काम करते हैं, बस एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, ब्रांडिंग, सेल्फ मैनेजमेंट। देश और देशवासी किस हालात से गुजर रहे हैं। 80 करोड़ इतना विकास किया है कि 80 करोड़ अभी 5 किलो चावल और 1 किलो चने पे आ गया है। टीका से पोस्टर में दिख रहा है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों पर क्या कहना। CMI का डेटा उठाइए, करोड़ों लोग इस दौरान बेरोजगार हो गए, स्टार्टअप तबाह हो गए, एंटरप्रेन्योर्स खत्म हो गए, MSMEs को बर्बाद कर दिया, कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में नहीं किया। ये तो मुद्दे देखिए पहले से ही हैं सुचि विश्वास जी, ये सारे मुद्दे पहले से ही हैं। लेकिन आप आज एक चीज आप अभी भांप नहीं पाए। देखिए मायावती जी जैसा एक महिला के रूप में बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही कुशल राजनेता शायद ही उत्तर प्रदेश को पहले कभी मिला था। इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा ना। उनके पूरे कार्यकाल के वक्त जिस तरह से शासन प्रशासन चला, इस बात से भी कोई इनकार नहीं करेगा। उन्होंने अगर जानबूझकर ही सही या राजनीति के चलते किसी भी परिप्रेक्ष्य में अगर प्रधानमंत्री की तारीफ की है, तो आप इस चीज को अभी भांप क्यों नहीं पा रहे हैं कि निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश की जनता को प्रभावित करता है। नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं थी इसमें बयान देने की। वो इसमें अगर ट्वीट ना भी करती तो कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आना था। आपकी लाइन क्या रहेगी? आप पूर्ण राज्य का वहां पर समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि जनता तो आपसे पूछेगी ना चुनाव के दौरान। सुनिए देखिए, जो लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जिनके लिए जनता और जनहित के मुद्दे मैटर ही नहीं करते। हाथरस में 2:30 बजे रात को इन्होंने पेट्रोल डाल के रेप पीड़िता को जला दिया, क्या बहन जी का कोई बयान आया? NCRB के डेटा में दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार सबसे ज्यादा है, क्या कोई बहन जी का स्टेटमेंट आया? तो बहन जी के स्टेटमेंट बीजेपी की सुविधा अनुसार आते हैं, बदले में उनको हिडन प्रोटेक्शन होता है। जैसे शिवपाल जी को बंगला मिला, बहन जी को भी तब से छत्र छाया तो रही है, तो नहीं कि वो लालू जी की तरह जेल में गई। तो जो ये अंडर द टेबल सेटलमेंट है कि बीजेपी को किसे और कब कहाँ और कितना इस्तेमाल करना है, वो उस अनुरूप है। बाकी देखिए उनके लॉ एंड ऑर्डर या उनके कार्यकाल वो तो बहुत लंबा विश्लेषण हो जाएगा, लेकिन जो एक उनकी सेल्फिश इमेज है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि ठीक है एक दौर था, कांशीराम जी की विरासत को मायावती जी ने उठाया, दलितों ने उनको अपनाया, सिर बिठाया, लेकिन आज जो स्थिति है, चाहे हम कन्वर्जेंस की ही बात करें, अगर हम उसके डीप में जाएंगे तो हम पाएंगे कि मायावती जी धरातल पर अपनी उपस्थिति को वो सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन बनके खुद को सेल्फ सेंटर्ड करके अपनी पार्टी में एक छत्र अकेले ही रह गई। वो ना उनका कोई वर्जन अवेलेबल है, ना कोई उनका पर्सन अवेलेबल है, तो चीज कैसे मान ले कि लीडरशिप है। और बहुत सारे नए नेता उभर रहे हैं, बहुत सारी तमाम सारे लोग आ रहे हैं जो अपनी कम्युनिटीज को बात रख रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मुखर होना, विषय के साथ मुखर होना, सत्ता पक्ष की जो दमन की राजनीति है उसके खिलाफ खड़े होना। तो जो उसका सामना ही नहीं करेंगे, उनको डर लगे रहेगा, 144 में नाम लिख लिया है, रासुका लगा दिया है, देशद्रोह। लेकिन मायावती जी को किस चीज का डर है? मायावती जी को किस चीज का डर है सत्ता पक्ष से? NRHM, आय से अधिक संपत्ति, उनको खुद का भतीजा, वेरियस थिंग्स आर देयर। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, बट यू आर एब्सोल्युटली अवेयर कि भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी कार्य करने की कार्यशैली क्या है, किस परिस्थिति में टिकट राज्यसभा की ओर जाता है और किस परिस्थिति में अन्य दलों के लोगों को कहा। तो यू आर क्वाइट अवेयर, आई डोंट वांट टू गो इन डीप। ठीक है, सतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए। सतीश जी, जिस तरह से देखिए, एक तरफ तो मायावती जी ने यहाँ पर जिस तरह से समर्थन किया या प्रशंसा की, वो उनका एक राजनीतिक दृष्टिकोण है। उस हिसाब से अलग हटकर अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बात करें तो कांग्रेस का ये मानना है कि किसी भी तरह से जो स्थानीय मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें इतनी मुखर मायावती नहीं रहती हैं। लेकिन जब जनता के बीच में आप लोग जाएंगे तो जनता तो आपसे पूछेगी ना कि जिस समय महामारी का दौर चल रहा था या जिस समय कुछ घटना हो रही थी उत्तर प्रदेश में, तब मायावती जी क्या थी? हालांकि वो मुखर रही हैं, लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि वो उतनी एक्टिव नहीं रही जितने कि उन मुद्दों में है जिससे कि बीजेपी को लाभ हो सकता है। नहीं, देखिए मुझे नहीं मालूम किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए कांग्रेस हो या बीजेपी, ये दल ऐसे हैं कि ये क्षेत्रीय दल से जो उभरे हुए लोग जो वीकर सेक्शन की आवाज है, चाहे वो मुस्लिम की आवाज हो, चाहे वो दलित की आवाज हो, चाहे वो पिछड़ों की आवाज हो। अब सामंतवादी व्यवस्था तो है ही है ना, कांग्रेस के अंदर भी सामंतवादी व्यवस्था है। वही एक देखिए, इस देश में चाहे बीजेपी की सरकार आए या कांग्रेस की सरकार आए, इस देश में सत्ता परिवर्तन होता रहा है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। व्यवस्था परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ कि कांग्रेस को चलाने वाले भी वही तथाकथित उच्च वर्ग के लोग हैं और बीजेपी के भी वही वर्ग के लोग हैं, तो वह चेंज नहीं है। और दूसरी बात, सुचि विश्वास जी जैसी बात कह रही है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार कैसे होगी?
बीजेपी कैसे सत्ता से बाहर हुई? हमारे समर्थन से बाहर हुई ना। आपने राजस्थान में सरकार बनाई, किसके सहयोग से सरकार बनाई, किसके पार्टी के लोगों को आपने तोड़ा, तो सारा ध्यान हमें भी जाए। हमको कब तक सीटा बनाते रहोगे देश के दलितों को? आप परीक्षा लेते रहोगे, हम परीक्षा देते रहेंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक क्षेत्रीय दल के साथ साथ एक नेशनल पार्टी भी है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी ताकत है। जम्मू कश्मीर में चुनाव अगर कांग्रेस को लड़ना है तो हमको भी लड़ना है। जम्मू कश्मीर की जनता फिर कहेगी, वहाँ का आवाम जो कहेगा, हम उस आवाम में उसके साथ है। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो, वहाँ पर स्टेट बने, वहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो, तो हम जम्मू कश्मीर की जनता के साथ है। उत्तर प्रदेश का मामला हमारा मानना है कि देखिए, आपके आरोप लगाने से ये सिद्ध नहीं हो जाता। जब वो SC/ST एक्ट खत्म हुआ, सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय ने खत्म किया, इस देश का दलित और इस देश का तमाम वीकर सेक्टर के लोग, दलित पिछड़े, 2 अप्रैल में उसके खिलाफ आंदोलन किया। कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता सड़क के ऊपर थे, जरा बता दीजिए ना सही तरीके से। इसी बीजेपी ने जब 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम जो रोस्टर सिस्टम को चेंज किया, उस रोस्टर सिस्टम ने पूरे देश में 50,000 नौकरियां आपने 3 महीने में बर्बाद कर दी। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन मिशन के लोग ही थे जिन्होंने बीजेपी के 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम का विरोध किया। न कांग्रेस की न तमाम दल नहीं थे। तो देखिए, इन सब चीजों को देखना, ये आरोप लगाना, देखिए आपके आरोप लगाने का नहीं सिद्ध करेंगे। हमने सबसे कहा कि जब महाराष्ट्र से चलते लोग सड़कों के ऊपर थे, इस देश में 2 करोड़ जो विकास सेक्टर के लोग थे, जो पिछड़े थे, जो दलित थे, जो गरीब थे, जो सड़क के ऊपर थे पिछले साल, आपने कितने आंदोलन किए? वो महाराष्ट्र से भी आ रहे थे, जहां सरकार चला रहे थे, वो पंजाब से भी आ रहे थे। तो सरकार को नियत तो वही सेम थी ना, है ना। ये तरीका जो है एक कभी बनाई व्यवस्था, एक सामंतवादी सोच है कि गरीब है तो गरीब ही रहेंगे, इनकी कोई आवाज नहीं है। ये आपने 4-10 साल में लड़ा दिया राजस्थान से लाने के लिए, वो उसके ऊपर नाटक कर दिया हो। हमने पहले दिन के लिए कहा कि देखिए, भारतीय संविधान ये कहता है कि जो वीकर सेक्टर है, सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई भी जो सामाजिक रूप से कमजोर हो, जो धार्मिक रूप से कमजोर हो, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, स्टेट ये कहता है, राज्य ये कहता है कि सबसे पहले कोई भी सरकार आपको साथ रहना पड़ेगा। हम आज भी ये बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो, वहाँ तानाशाही मामला छोड़ा जाए। वहाँ की जो जनता है, अगर वो जनता चाहती है कि मूलधारा, राजनीति की मूलधारा में अगर जुड़ना चाहती है तो उसको माननी चाहिए, उसको हक मिलना चाहिए। अब इसका प्रभाव आप यहाँ जोड़े, यहाँ जोड़े, इसको आप ऐसे भी करेंगे बिल्कुल भी। और बीजेपी की बात का कैसी बात कर रहे हो आप? 2014 से लेकर के आप मुझे ये बताइए, 2014 से लेकर के आपके हमने कौन गाँव में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किया या नहीं किया? तो कितने एक्टिविस्ट लोगों को, कितने कांग्रेस के लोग जिस जेल के अंदर बन रहे, या किसी भी दल के लोग कितने बन रहे? तो 1 लाख लोग 2 अप्रैल के ऊपर 6 नंबर बने। आपकी सरकार राजस्थान में आई, हमने आपसे कहा कि 2 अप्रैल के जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे कर दिए, आज तक मुकदमे वापस नहीं हुए। मध्य प्रदेश में आपसे यही मांग की कि आपकी सरकार बनेगी, आप उन लोगों से मुकदमे वापस लीजिए, लेकिन आपने नहीं लिया। तो ये तरीका है, ये तरीका चेंज होना चाहिए। हम 70 साल में हमने कुछ किया या नहीं किया, उस पर मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन हमको एक सोच से बाहर निकलना चाहिए। हम लोकतंत्र, बढ़ते हुए लोकतंत्र की तरफ चल रहे हैं। बढ़ते हुए लोकतंत्र में किसी एक व्यवस्था को, व्यवस्था का, शिक्षा का, हर चीज का, हर सरकारी सुविधा का वीकेंड भी कहा हो, उसमें अधिकार सबसे पहले कमजोर वर्गों का हो। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो जैन भी हो सकता है, वो अगड़ा भी हो सकता है, वो पिछड़ा भी हो सकता है। ये मेरा मानना है। ठीक, तो यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी, विपिन जी, अब आपको क्या लगता है कि देखिए, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो राष्ट्रहित का मुद्दा होगा उसमें कहीं ना कहीं बसपा बीजेपी का समर्थन करने में पीछे नहीं हटेगी, अगर वो राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है। और अगर विरोध की बात होगी, नहीं, आप बीजेपी का समर्थन नहीं है, आप इसको चेंज करेंगे। ये मोदी जी का समर्थन नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की जनता का समर्थन है। हाँ,
चलिए ठीक है, सरकार का मैं यहाँ पर शब्द इस्तेमाल कर देता हूँ। अगर आपको बीजेपी के नाम से इतनी आपत्ति है तो मैं सरकार की यहाँ पर बात कर देता हूँ कि भारत सरकार का ये समर्थन करेंगे अगर वो राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर के हित से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो। लेकिन अगर विरोध की बात आएगी तो विरोध करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको क्या लगता है कि अब इन सारी परिस्थितियों के बीच में राजनीतिक समीकरण कैसे बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि 2022 में निश्चित रूप से ऐसा तो संकेत साफ साफ तौर पर राजनीतिक गुरु दे रहे हैं कि बहुमत हासिल करना बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, सपा के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, बसपा के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, कि अकेले दम पर बहुमत हासिल करना आसान नहीं होगा इस बार, क्योंकि तैयारी लगभग सभी की पूरी हो चुकी है। तो इस तरह से सियासी समीकरण कैसे बन पाएंगे? देखिए, हमने 2019 का जो लोकसभा चुनाव देखा था, बड़े जोर शोर से वहां पर हमने देखा कैसे गठबंधन बना, उसका गठन हुआ, महागठबंधन बना। उसके बाद क्या नतीजा हुआ वो भी सबके सामने। बहरहाल देखिए, चुनाव में हर कोई अपनी कोशिश पूरी करता है, कोई कमी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि जब कोई भी राजनीतिक दल हो और कोई भी बड़ा बड़ा नेता हो, वो जब देखता है कि तस्वीर सामने साफ दिखाई देती है कि यहाँ पर अगर आप जनता से दूर जा रहे हैं तो रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है कि आप कभी भी जान के अनजान बने रहें, बोले नहीं जैसे है वैसे ही चलते रहेंगे, अपनी आप रणनीति को फ्लेक्सिबल नहीं करेंगे तो यहाँ पर तो वजूद का भी सवाल बन जाएगा कि वजूद भी आपके उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। तो यहाँ पर वजूद बरकरार करने की भी बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर सही मायने में देखें कि टक्कर जैसे आपने पश्चिम बंगाल में देखा, सही मायने में चुनाव किसने लड़ा, आमने सामने कौन था, भाजपा और टीएमसी। उसी तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अभी जो इस समय सूरत हाल बने हैं, देखिए स्थिति कभी भी बदल सकती है, यहाँ पर कोई भी यथास्थिति नहीं हमेशा रहती। यहाँ पर अगर इस समय जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो अटकलें लगाई जा रही है कि आमने सामने चुनावी मैदान में होंगे तो भाजपा और समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से उनका जो नतीजे आए पंचायती चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में, तो वो अपने आप बहुत कुछ दर्शाता है कि एक तरफ आपने समझा था कि देखिए अब वो बिल्कुल यहाँ पर भाजपा बिल्कुल दोबारा फिर किले फतेह कर लेगी 2022 का चुनाव, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर स्थिति बदल चुकी है। तो यहाँ पर अगर तो ये भाजपा भली बात भी समझते हैं ये लोग, इनके जो वरिष्ठ नेता हैं और खासतौर पे जो बीएसपी सुप्रीमो है बहन मायावती, वो समझती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने, जैसे मैंने कहा उसी बात को दोहराऊंगा, एक तीर से दो निशाने कि यहाँ पर उन्होंने एक आगे के लिए भी अपना मैदान तैयार कर लिया कि यहाँ पर अगर वो भाजपा के साथ वो अगर उनको नाराज करते हैं या कुछ ऐसे टिप्पणी करते हैं, विरोधाभ्यास दिखाते हैं, तो वहां पर भाजपा के भी वरिष्ठ नेता वहां पर उसमें ऐतराज जता सकते हैं कि हम इनको लेंगे नहीं। चुनावी मैदान के समय, चुनाव के समय उससे पहले ये इन्होंने कटाक्ष करे, तीखे प्रहार करे। तो यहाँ पर उन्होंने अभी एक वो बात, और दूसरी बात देखिए, ये दौर इस समय परसेप्शन, धारणा बहुत बड़ी बात होती है। आप ये कहना कि भाजपा सांप्रदायिक है, वो दौर निकल गया। देखिए अब जनता जनार्दन है, पब्लिक सब जानती है कि यहाँ पर अगर अब राम मंदिर के फैसले की भी बात करें, जो ऐतिहासिक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, जो हम सर माथे लेते हैं, फैसला जिसकी तरफ भी आता हम उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे को अपनी न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। और यही हमारे से अपेक्षा करी जाती है कि 9 नवंबर 2019 को जो ऐतिहासिक फैसला आया उसने विराम लगा दी, और हमने यही अपेक्षा करते हैं कि अब हम मंदिर मस्जिद से ऊपर विकास को तवज्जो दें। और अगर आप सही मायने में देखें, 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था और 2017 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव था, एक नया ट्रेंड उभर के आया, जब वहां के जनमानस ने, एक आम आदमी ने जाति, धर्म, इन सब चीजों से ऊपर उठ के अपना बेशकीमती वोट विकास को दिया। और यही विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। और अगर आज कोई राष्ट्रवाद की बात करता है या राष्ट्र के साथ खड़े होने की बात करता है, तो उसको तो देखिए, उसको तो आप, उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए, ये तो सर माथे लेना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद आप धर्म की बात करें। और हमने कोरोना काल में जी के देखा कि सबसे ज्यादा अहमियत किसको मिलनी चाहिए, मानवता को, ह्यूमैनिटी को। और उसके बाद भी अगर हमने अपनी सबक नहीं सीखा तो हमने क्या सीखा? यहाँ पर अब समझना पड़ेगा कि भाजपा के पास भी एकमात्र विकल्प इस समय आज की तारीख में जो वो एक सूरत हाल बने हुए हैं कि उनके पास भी, उनको समझ आता है कि इस समय वो स्थिति मजबूत नहीं है, पहले वाली हालत नहीं है इस समय। और अगर कोई प्रबल बना हुआ है, दावेदारी कोई दे सकता है, बढ़िया तरीके से टक्कर दे सकता है भाजपा को, तो वो समाजवादी पार्टी है। तो यहाँ पर रणनीति में बदलाव लाने के लिए भी उनकी ये प्रयास हो सकते हैं, माने जा सकते हैं। उन्होंने जो और सही बात करी है उन्होंने, देखिए उसमें कोई गलत बात नहीं है, उन्होंने सही। और सबसे अहम बात मैं इस चर्चा में जरूर बोलना चाहूंगा, एक दौर वो भी था जब सीबीआई पे क्या टिप्पणी करी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, और सीबीआई का डर दिखाकर यहाँ पर वो भी दौर था। देखिए किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, जब जाहिर है, दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि उसका डर दिखा के समर्थन लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि अगर इस समय
आप सही को समर्थन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री की अगर बात करें, इच्छा शक्ति दिखाई है। अगर संवाद नहीं करते जम्मू और कश्मीर के इन नेताओं के साथ, इन राजनीतिक दलों के साथ, तो भी सवाल उठते, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे वहां पर सवाल उठते कि देखिए यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और असल मायने में देखें, परसेप्शन की मैं बात बोलना चाहता हूँ। देखिए 100 बातों की एक बात, वो परसेप्शन धारणा बदल जाइए। अगर सही मायने में कोई अल्पसंख्यक महफूज है, सुरक्षित है, वो हमारे महान देश हिंदुस्तान में है। आप अगर देखें पाकिस्तान में वहां पर क्या हालत है, बलोच में क्या हालत है, वहां पर तो लोकतंत्र का गला घोट दिया जाता है। और वहां पर देखिए वो किसी को दिखता नहीं है कि वहां पर जो माइनर जो नाबालिग लड़कियां हैं उनके साथ जो धर्मांतरण हुआ है, जो कन्वर्जन हुआ है, उनके साथ जो घटनाएं हुई है, तो वहां पर तो वो बोला गया है कि यहाँ पर सिस्टमेटिक परसिक्यूशन हुई है उनकी। तो ये देखिए, ये समझना पड़ेगा और ये जनता सब समझती है। तो यही अगर आप जनता की आवाज, उनकी जो कहते हैं पल्स ऑफ द कॉमन मैन, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो जनता से तो आप दूर चले जाएंगे। बिल्कुल, जनता तो वो चाहिए जो उनकी बात करे, उनके दुख दर्द आगे लेके चले, उनका सही मामले में वही उनका नुमाइंदा बन सकता है। ठीक ठीक। राघवेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ पर ये पूरा विश्लेषण हुआ, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि देखिए आपके पिटारे में बहुत सारी चीजें हैं जो सीधे जनता की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। राम मंदिर का मुद्दा आपने हर जगह पर इस्तेमाल किया, जिस जिस चुनाव में आप गए आपने इसका दावा किया कि हमने जो वादा किया था घोषणा पत्र में वो हमने पूरा किया और इसका आपको लाभ मिला। अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात होती थी आपने उसमें किया, और देखिए मायावती जी का इस तरह से समर्थन में बयान देना ये कोई अचानक नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं ये ऐसे मुद्दे हैं कि इसमें तमाम जो वरिष्ठ नेता होंगे वो इसमें बहुत तौल कर बात करेंगे। इसी तरह से आपके पास एक और मुद्दा है, वो है समान नागरिक संहिता का मुद्दा। क्या आप धीरे धीरे इन सारी चीजों को बाहर निकालेंगे ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनका बखूबी लाभ लिया जा सके? देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है हम लोग क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे। धारा 370 हमारा जो मुख्य मुद्दा था, उस विषय को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और काफी आगे बढ़ चुके हैं और बहुत वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है और वहाँ हमें लगता है बहुत जल्दी ही आम चुनाव भी कराए जाने वाले हैं। लेकिन देखिए, हम लोग चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार की हो या नरेंद्र मोदी की हो, आप लोग खूब विरोध करिए, खूब बुराई करिए, खूब चर्चा करिए, लेकिन उस चर्चा को ले जाकर वहां ना खड़ा करिए जहां पर राष्ट्र हित को कीमत पर उसको तौला जा सके। हम लोग जो है अगला चुनाव जो है सुशासन और विकास के एजेंडे पर लड़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार में देखे लगभग 150 से ऊपर उत्तर प्रदेश में बड़े दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर दंगा भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा किस प्रकार से इस्लामिक तुष्टीकरण होता था। देश का मुख्यमंत्री कहता था उत्तर प्रदेश का कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अवैध हथियार रख सकता है। उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के नेता कहा करते थे कि आप लोग यहाँ पर जो मंदिरों में जो जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं और ये जो है लड़कियां। चलिए ठीक है, ये सारी चीजें आप जनता के सामने जरूर रखिएगा। जनता सब कुछ जानती है, वो जानती है कि उसको कहां पर वोट करना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने आज यहाँ पर बहुत ही तार्किक विश्लेषण किया और एक चीज बिल्कुल साफ तौर पर आज समझी जा सकती है कि अगर बीजेपी से तमाम मुद्दों को लेकर कुछ अन्य विपक्षी दलों की नाराजगी कम हो रही है तो ये निश्चित रूप से बड़ा संकेत है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि अगर मायावती ने इस तरह से समर्थन किया है, इस तरह से तारीफ की है, तो इसके सियासी मायने जरूर निकाले जाने चाहिए। और साथ ही तमाम विपक्षी दलों के लिए भी एक कड़ा संकेत है कि बीजेपी के पिटारे में तमाम ऐसे पहलू हैं कि अगर वो जनता के बीच में इनको लेकर जाते हैं तो भले ही ये राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन भावनाओं से तो उत्तर प्रदेश की जनता से भी संबंध रखते हैं। विपक्ष को इसकी भी तैयारी कर लेनी चाहिए। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ इसी तरह से लगातार, और पल पल का अपडेट उत्तर प्रदेश के चुनाव के हम आपको लगातार देते रहेंगे। नमस्कार।